हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं एम कुमार बेस्ट ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। चलिए आइए शुरू करते हैं। कल के वीडियो में हम लोग देखे थे कि सीधे करे कि अवतल दर्पण में बराबर आर बाई टू। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न था जो एग्जाम की दृष्टि से कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है ना। हो सकता है कि इस बार भी इस एग्जाम में पूछा जाए। अब इसके आगे देखते हैं कि अवतल दर्पण में विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को प्रतिबिंब बना, यानी कहाँ कहाँ वस्तु को कहाँ रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, फिर उसको फोकस पर रहेंगे तो कैसे बनेगा, अनंत पर रहेगा तो कैसे बनेगा, इस सब के बारे में आज हम लोग देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। अवतल दर्पण टॉपिक आज के रहेगा अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में विभिन्न विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु का किरण आरेख खींचा। अब यहाँ यानी अवतल दर्पण में विभिन्न दूरियों पर, कहते हैं कि अवतल दर्पण में विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु का किरण आरेख खींचे। यानी वस्तु भिन्न भिन्न दूरी, अलग अलग दूरी पर रहेगी तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ठीक है ना। इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो आइए आप कहते हैं एक नंबर में, जब वस्तु अनंत पर हो। हाँ, अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर हो तो अनंत का मतलब होता है कि हमको वस्तु को दिखाई नहीं देना है, ठीक है ना। तो जब वस्तु अनंत पर रहेगी तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, कहाँ बनेगा, इसी को हम लोग देखेंगे। यहाँ तो यहाँ देखिए, जब वस्तु अनंत पर, तो देखिए ये हमारा कौन सा दर्पण हो गया, अवतल दर्पण। बाहर की तरफ पेंट कर दिया गया। अब यहाँ देखिए ये हमारा एफ हो गया और ये क्या हो जाएगा, सी हो गया। और जब वस्तु अनंत पर हो तो हम क्या हो जाएगा, प्रकाश की किरण इधर से दिखाई हमको नहीं देगी। इधर वस्तु हमको दिखाई थी अनंत पर है, कहीं से उसमें प्रकाश आ रही है, फिर दर्पण पर पड़ी और कहाँ से, ये फोकस से गुजर गई, फोकस से गुजर गई। या आप ऐसे कर सकते हैं, इधर से प्रकाश की किरण दर्पण से गई, यहाँ से क्या, ये फोकस। अब देखिए इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये फोकस पर बनेगा। कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। इसके आंसर लिखेंगे कि जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो कहाँ बनेगा, फोकस पर। यहाँ लिखेंगे इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब प्रतिबिंब वास्तविक वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत ही छोटा फोकस फोकस यानी एफ पर बनेगा बनेगा। अब यहाँ देखिए, जब वस्तु अनंत पर, तो अनंत पर हो तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, यहाँ कैसा बनेगा। देखिए जब वस्तु अनंत पर रहेगी तो वस्तु हमको दिखाई नहीं देगी, और जब नहीं देगी तो यहाँ से कहीं से मैंने प्रकाश की किरण आ रही है, या चाहे यहाँ वस्तु यहाँ से प्रकाश की किरण आ रही है, दर्पण से टकराई आपको आती तो कहाँ, फोकस से बनेगा। इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। तो कैसा बनेगा, तो वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से कैसा, बहुत ही छोटा बनेगा, बनेगा बहुत ही छोटा। कहाँ बनेगा, तब फोकस पर बनेगा। क्लियर हुआ। अब क्या करते हैं कि वस्तु को थोड़ा सा और पास मिलाते हैं, यानी जब वस्तु का अनंत हो। अब दूसरा आ जाएगा कि थोड़ा सा वस्तु को और पास में बुला, यानी जब
वस्तु अनंत और सी, सी यानी क्या, वक्रता केंद्र। सी क्या बोलेंगे इसको, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र यानी इसको सी बोलते हैं, कि बीच हो, कहाँ हो, बीच हो। अब यहाँ देखिए, जब वस्तु कहाँ रहेगी हमारा, पहले तो अनंत पता, थोड़ा सा और इधर का ला दी, कहाँ, ये वक्रता केंद्र और जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, बीच कहा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, अनंत इधर था, ये वक्रता केंद्र, दोनों के बीच में कहीं वस्तु है, तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो यहाँ देखिए, ये हमारा कौन सा हो गया, अवतल दर्पण हो गया। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, दर्पण ध्रुव हो जाएगा, ये हमारा एफ हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। अब वस्तु मान लीजिए कि यहाँ हमारा वस्तु है, ठीक है ना, ये वस्तु हो गया। अब ये वस्तु जो यहाँ हो गया, तो यहाँ से प्रकाश की किरण आएगी, ठीक है ना, यहाँ से प्रकाश की किरण से वस्तु से चलेगी, दर्पण से टकराएगी और ये फोकस से गुजर जाएगी, फोकस से गुजर जाएगी, और यहाँ से फिर वो प्रकाश की किरण चला और यहाँ दर्पण यहाँ से पर आई, उसी पथ से फिर क्या हो गया, परावर्तित हो गया, परावर्तित हो गया। तब प्रतिबिंब कहाँ बना, यहाँ, यानी यहाँ बनेगा, उल्टा बनेगा। कैसा बना प्रतिबिंब, उल्टा। कहाँ बना, एफ और सी। एफ क्या है हमारा, फोकस है, सी क्या है, वक्रता केंद्र है, और दोनों के बीच में प्रतिबिंब बना। कैसा बना, वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा। देखिए वस्तु इतना बड़ा है तो प्रतिबिंब कितना, उससे छोटा बना, बना ना। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे, इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा एफ और सी के बीच बनेगा। क्या लिखेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इस स्थिति में, इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब, इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा, है ना, वस्तु से छोटा कहाँ बनेगा, एफ और सी के बीच बनेगा। कहाँ बनेगा, एफ और सी के बीच बनेगा। अब देखिए पहला फिगर में क्या था, कि जब वस्तु हमारा अनंत पर था, इसका प्रतिबिंब कहाँ बना, फोकस पर बना, ठीक है ना। अब वस्तु क्या है कि अनंत और सी यानी वक्रता केंद्र के बीच है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, एफ और सी के बीच। कैसा बनेगा, वास्तविक उल्टा और वस्तु से क्या, छोटा बनेगा। देखिए वस्तु इतना बड़ा तो प्रतिबिंब इतना छोटा बना, तो कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, अब वस्तु से छोटा बनेगा। कहाँ बनेगा, तो एफ और सी के बीच बनेगा। तो यहाँ से आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि अवतल दर्पण में यदि वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, कहाँ बनेगा, एफ और सी के बीच। एफ का मतलब क्या, फोकस, और सी वक्रता केंद्र। अब आगे चलते हैं, अब हम लोग आगे देखते हैं। जब वस्तु सी पर, सी पर, सी का मतलब होता है वक्रता केंद्र, यानी जब वस्तु कहाँ, वक्रता केंद्र पर, ये हमारा क्या हो जाएगा, दर्पण हो गया, ये दर्पण ध्रुव हो जाएगा, ये एफ हो जाएगा और ये सी हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, अब इसमें जितना बड़ा वस्तु रहेगा, सी थोड़ा इधर लिखते हैं, अब उतना ही बड़ा इसका प्रतिबिंब यहाँ बना, जितना बड़ा रहेगा वस्तु। अब यहाँ, अब यहाँ से प्रकाश की किरण चली, अभी फोकस से यहाँ से गुजरेगा, ये वाला बिंदु हमारा एफ हो जाएगा, ये वाला। अब यहाँ से थोड़ा सा फिगर,
ये वाला एफ यहाँ लिख देते हैं, चलिए साइड में लिख देते हैं, यहाँ एफ, यहाँ तो ये एफ हो जाएगा हमारा बिंदु, ए सी हो जाएगा, ये बिंदु क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब यहाँ से प्रकाश चली, यहाँ से भी हो गई, फिर यहाँ से प्रकाश से चली और यहाँ से क्या हो जाए, इधर से चली, इधर से परावर्तित हो गई, इधर से चली। अब देखिए इसमें क्या बना, जब वस्तु ये हमारा यहाँ था तो वस्तु इसका प्रतिबिंब कहाँ बना, ऐसा बना। तो इस स्थिति में जब वस्तु कहाँ वक्रता केंद्र यानी सी पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सी पर बनेगा, सी पर बनेगा। लिखेंगे कि इस स्थिति में, इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर सी पर बनेगा। कहां बनेगा, सी पर बनेगा। अब देखिए यहां से भी प्रश्न पूछे जाएंगे कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होती है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। कैसा बनता है, तो वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु के बराबर बनता है। अब यहाँ आगे, अब वस्तु को थोड़ा सा और पास में करें, आते आप ये सी था, अब कहाँ रहेंगे, सी और एफ के बीच लाते हैं। ये हमारा तीसरा था, चौथा फिगर, यानी जब वस्तु एफ और सी के बीच हो। अच्छा, एफ और सी का मतलब समझना है, एफ से क्या होता है फोकस और सी से वक्रता केंद्र, तो ये फोकस और वक्रता केंद्र के बीच इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। यहाँ देखिए ये दर्पण हो गया, ये दर्पण हो गया, एफ हो गया और ये सी हो गया। अब यहां से देखिए कि वस्तु हमारा कहाँ हो, एफ और सी, यानी यहाँ पर है कहीं वस्तु हमारा यहाँ पर, ठीक है ना, वस्तु यहाँ से रखिए। अब यहाँ से प्रकाश की किरण क्या चलेगी, इस वस्तु की ओर से चलेगी, ठीक है ना, ये दर्पण को करेगी और ये फोकस से गुजर जाएगी। कहां से, फोकस से गुजर गया। अब ये क्या हो जाएगा, ये प्रकाश यहां से चलेगी और ये और इसी से होते हुए यहाँ गुजर जाएगी, ठीक है ना, इसी में। अब देखिए ये कहाँ कटेगा, तो ये दोनों रेखा जहां कट रहा है, ये यहाँ कट रहा है ना, ये प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। कहाँ बनेगा, यहाँ, ये सी और अनंत के बीच बनेगा। तो लिखेंगे इस स्थिति में, इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा सी और अनंत के बीच बनेगा। अब यहाँ देखो, इसे हमने क्या देखा कि जब वस्तु कहाँ था, ये सी पर था तो इसका प्रतिबिंब सी पर बना, लेकिन जब वस्तु कहाँ थोड़ा सा और इसको घस कर ली, कहा एक और सी के बीच में कर ली, देखो तो एक और सी के बीच में वस्तु कर ली, इसका प्रतिबिंब कहाँ बना, इसका प्रतिबिंब कहाँ बना था, इसका प्रतिबिंब कहाँ बना, ये सी और अनंत, इधर क्या है अनंत है, तो सी और अनंत के बीच बनेगा। तो बोलिए कि इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा सी और अनंत के बीच बनेगा। चलिए आगे, अब थोड़ा सा वस्तु को और पास में लाते हैं और क्या करते हैं, घसकाते हैं इधर, तब देखते हैं कि इसका प्रतिबिंब कैसा बनता है।
जब वस्तु एफ का मतलब क्या, फोकस। जब वस्तु एफ पर हो, कहा हो, एफ एफ का मतलब क्या होता है, फोकस, यानी फोकस दूरी पर हो, फोकस पर हो। तो यहाँ देख, यहाँ दर्पण हो गया, पी हो गया, एफ हो गया, सी हो गया, ठीक है ना। आज जब वस्तु कहाँ हो, एफ पर हो। देखो एफ, अब दोनों के बीच में तो थोड़ा सा और वस्तु घसका लिए, कहाँ लेकर के आ गए हम, ई फोकस पर लेकर के। अब फोकस से कहाँ से, यहाँ से ये वस्तु चली। अब यहाँ से क्या, ये फोकस से होकर के क्या चली जाएगी, एफ से होकर के गुजर गई। अब यहाँ से क्या करेंगे कि इसको थोड़ा सा, अब इस दर्पण रस्सी से ऐसे गुजार लेंगे। अब ये कहाँ बनेगी, अनंत पर। अब देखो ये कहीं अलग है और ये अलग, दोनों कहीं रेखा कट रही है, नहीं कट रही। इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। तो लिखेंगे इस स्थिति में, इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब, इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, वास्तविक उल्टा वस्तु से, वस्तु से बहुत ही बड़ा अनंत और बनेगा। अब यहाँ देखिए, इसको थोड़ा स्केल से बनाइएगा तो पूरा ये स्केल से बनाइएगा तो सीधा ये फिगर आएगा, ठीक है ना। ये सीधा फिगर आएगा, स्केल से बनाइए, स्केल तो है नहीं, जब ऐसे ही बनाइए। यहाँ केवल समझना, स्केल से बनाएंगे तो फिगर क्या हो जाएगा, खूब अच्छा गया। शॉर्ट फिगर जो स्केल से बनाइएगा तो सीधा फिगर आएगा, परफेक्ट आएगा, ठीक है ना। केवल यहाँ समझिए आप, क्या है कि जब वस्तु एफ पर हो, एफ मतलब क्या हो, फोकस पर हो। तब फोकस पर होगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। आप देखिए फोकस से वस्तु हो गई, यहाँ से क्या है, प्रकाशित दर्पण पर या अपवर्तित होकर एफ से गुजर जाएगी, एक दूसरी किरण यहाँ से दर्पण पर, फिर उसी रास्ते से क्या हो जाएगी, वापस लौट जाएगी। यहाँ से तो जाएगी इधर, लेकिन फिर क्या करेगी, उसी रास्ते से इधर लौट जाएगी। इधर गई, इसी रास्ते से क्या इधर लौट गई, एफ से होते, सी से होते हुए निकल जाएगी। लेकिन इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत ही बड़ा अनंत पर बनेगा। कहाँ बनेगा, ये अनंत पर। दोनों रेखा कहीं नहीं कट रही, इसका मतलब क्या है, ये अनंत पर बनेगा। अब आगे देखिए, थोड़ा सा और वस्तु को पास मिलाते हैं, ठीक है ना। अब क्या कर दिए हम कि जब वस्तु एफ और ध्रुव, ध्रुव जिसको क्या बोलते हैं, पी के बीच हो। आप देखो जब वस्तु का हो, दर्पण ध्रुव यानी ध्रुव और एफ के बीच हो, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण हो गया। अब यहां से हमारे दर्पण ध्रुव हो जाएगा, ये एफ हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। अब वस्तु कहाँ हो जाएगी, यहाँ पर इसका प्रतिबिंब यहाँ से। तो ये वस्तु कहाँ, एफ और ध्रुव, एफ और ध्रुव यहाँ ना, तो यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ अब यहाँ से वस्तु यहाँ से चली प्रकाश किरण, ये फोकस से क्या हो जाएगी, ये वस्तु हो जाएगा, ये फोकस से गुजर जाएगी। अब ये क्या हो जाएगी, दूसरे इससे ये गुजर जाएगा। अब इस रेखा को सीधा हम वापस आगे की तरफ बढ़ाएंगे और इसको हम आगे की तरफ बढ़ाएंगे। और जहां कटेगा इस रेखा और यहाँ कट रहा है, इसका यहाँ बन यहाँ। तो प्रतिबिंब कहाँ बना, ये हमारा वस्तु होगा, इसका प्रतिबिंब यहाँ बना, दर्पण के पीछे बने। लिखेंगे इस स्थिति में, इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब, इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक, काल्पनिक सीधा
वस्तु से बड़ा दर्पण की ओर बनेगा। कहाँ बनेगा? दर्पण की ओर बनेगा। अब देखो इसमें प्रतिबिंब कैसा बन रहा है। तो इस स्थिति जब वस्तु कहाँ हो गया एफ में और एफ और पी के बीच हो गया तो कहाँ बना? ये दर्पण के पीछे बना। कैसा बना? तो ये देखो वस्तु इतना बड़ा है, प्रतिबिंब इतना बड़ा है, तो बड़ा है ना उससे। तो वही लिखा गया कि इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक सीधा वस्तु से बड़ा दर्पण की ओर बनेगा। ये हुआ। अब एक और प्रश्न इसमें है, अब इसको इरेज करते हैं। अब हमने ये अवतल दर्पण में देख लिया, इसमें देख लिया अवतल दर्पण में। एक और है जो उत्तल दर्पण में भी देख लें कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना है। तो उत्तल दर्पण क्या देखेंगे? उत्तल उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, इसमें उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, ये हमारा क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण जो होता है अंदर से क्या किया जाता है? कलई कर दिया जाता है, ये कलई होता है। अब इसमें एफ हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ये वस्तु हमारा कहीं उत्तल दर्पण में होगा, ठीक है ना। ये दर्पण ध्रुव पी हो गया। अब यहाँ से वस्तु चलेगी, प्रकाश दर्पण से टकराया, फिर यहाँ से वापस से लौट गया, ये हमारा वस्तु हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ से प्रकाश ये चलेगी तो ये कहाँ से? ये एफ से होते हुए निकल जाएगी, एफ बिंदु से। अब ये जो चलेगी ये कहाँ से निकलेगी? सी से होती हुई। ये कहाँ चलेगी? सी से होते हुए आपस में निकलेगी। अब स्केल से मिलेगी तो सीधा मिलेगी। अब दोनों जहां रेखा काटा कहाँ? यहाँ पर काटा, ये प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। तो लिखेंगे इस स्थिति में, इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक वास्तविक उल्टा वास्तविक काल्पनिक सीधा ऐसा बना, काल्पनिक काल्पनिक सीधा सीधा तथा वस्तु से छोटा दर्पण के पीछे बनेगा। ये समझ में आया? आई हो। तो एक क्लियर यहाँ आप लोग को समझ में, यहाँ देखिए क्या थे? अवतल उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। तो उत्तल दर्पण ये हो गया, ये हमारा वस्तु हो गया। जब वस्तु यहाँ से रहेगी दर्पण ध्रुव हो जाएगा, ये फोकस हो, वक्रता केंद्र हो गया। अब यहाँ से वस्तु से प्रकाश किरण चली, ये क्या हुआ? ये दर्पण से टकराई और ये परावर्तित हो गई। इधर से नहीं देना, ये परावर्तित यहाँ से सर, ये परावर्तित हो गया। अब यहाँ से क्या करेगी कि ये प्रकाश की किरण यहाँ से, अब यहाँ से ये प्रकाश से क्या हुआ होते हुए ये वापस गुजर जाएगी। अब यहाँ से दूसरी किरण जो चलेगी यहाँ से वक्रता केंद्र से होते हुए गुजरी, क्या दोनों जहाँ ये रेखा का तो वहां हमारा प्रतिबिंब बनेगा। तो कैसा बनेगा? देखो ये काल्पनिक बना, सीधा बना, दर्पण के पीछे बना, और जितना बड़ा वस्तु है उससे छोटा बना। क्या बना? वस्तु से छोटा बना। तो वही लिखा है कि इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक सीधा वस्तु से छोटा दर्पण के पीछे बनेगा। अब आते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक पर, कि अवतल दर्पण के उपयोग के बारे में कुछ देख लेते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है ना। कहाँ से? कि अवतल दर्पण। नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा कि अवतल अवतल दर्पण के उपयोग को लिखें। अब देखें ये अवतल दर्पण के उपयोग, तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या जानते हैं कि अवतल दर्पण के उपयोग के लिखें। ये आपसे एग्जाम में पूछेगा अवतल दर्पण के दो उपयोग लिखें, ठीक है ना। इस सब्जेक्टिव में प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। तो कैसे लिखें? यहाँ देखिए, तो अवतल दर्पण का उपयोग यहाँ से लिखेंगे कि अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग
उपयोग निम्नलिखित है, निम्नलिखित है। पहला क्या हो जाएगा, तो अवतल दर्पण का उपयोग क्या करते हैं, सैलून, यानी अवतल अवतल दर्पण का उपयोग सैलून में किया जाता है, सैलून में किया जाता है। अब यहाँ देखिए, अवतल दर्पण का उपयोग सैलून यानी हजामत बनाने में किया जाता है। सैलून क्या है, हजामत बनाने के रूप में किया जाता है। दाढ़ी आप दिएगा अपने, जहाँ बाल कटवाने के लिए हम जाते हैं, दाढ़ी सेविंग कराने के लिए जाते हैं, उसमें देखें बड़ा बड़ा शीशा जो लगा रहता है, वो कौन सा दर्पण होता है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में क्या होता है कि छोटी कोई चीज को बड़ा करके दिखाता है। इसमें क्या होता है कि छोटा चीज को बड़ा करके दिखलाता है। इसका उपयोग कहाँ हो जाएगा, अवतल दर्पण का उपयोग क्या सैलून में किया जाता है, यानी हजामत बनाने में। दूसरा क्या हो जाएगा कि डॉक्टर लोग, हम कहते हैं कि डॉक्टर लोग रोगी के नाक कान गला गला आदि देखने में। अब देखिए, अवतल दर्पण का उपयोग क्या करते हैं, तो डॉक्टर लोग करते हैं कि रोगी के नाक कान गला देखने में इसका उपयोग करते हैं। दूसरा, तीसरा क्या हो जाएगा कि अवतल दर्पण का उपयोग गाड़ी की यानी वाहन की, क्या लिखें, गाड़ी लिखिए या वाहन के, ठीक है ना, वाहन के अग्रदीप या इसको बोलते हैं हेडलाइट हेडलाइट के परावर्तक सतह में किया जाता है। चौथा हो जाएगा, अब देखिए, अवतल दर्पण का उपयोग वाहन के अग्रदीप जो हेडलाइट रखा रहता है, तो इसमें अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब आइए, फिर क्या आता है कि इसका उपयोग अवतल दर्पण का उपयोग सौर भट्टियों में किया जाता है। अब यहाँ ये प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है ना, कि अवतल दर्पण के दो उपयोगों के लिखे या अवतल दर्पण के उपयोग लिखे, इसमें 2-3 आप लिख लीजिए। अब है कि अवतल दर्पण के उपयोग के लिखे, तो अवतल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित है। पहले, अवतल दर्पण का उपयोग सैलून में किया जाता है। दूसरा, इसको रोगी जो डॉक्टर लोग होते हैं, तो रोगी जो होते हैं उसके कान नाक गला इसको देखने में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, छोटी सी चीज को बड़े करके दिखाते हैं, जैसे दांत का डॉक्टर हो जाएगा, देखने में दर्पण ऐसा कर उससे क्या करेगा, दांत को ऐसे देखते हैं, उसे बड़ा करके थोड़ा दिखाता है। अब आता है कि अवतल दर्पण का उपयोग वाहन के अग्र जो हेडलाइट होता है ना, तो हेडलाइट के रूप में किया जाता है। शीशा होता है हेडलाइट का, इसमें प्रयोग किया जाता है। और सौर भट्टी में इसका अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब एक और मस्ट प्रश्न आता है कि अवतल को देख लिया, अब उत्तल को भी देख लेते हैं कि उत्तल दर्पण का उपयोग, ठीक है ना। ये प्रश्न आपसे पूछा जाए कि उत्तल दर्पण का उपयोग, तो यहां से हो जाएगा उत्तल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग, आप देखिए, उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। कहाँ किया जाता है, तो साइड मिरर के रूप में, साइड मिरर के रूप में। अब यहाँ देखिए, उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। क्यों, अब देखो, साइड मिरर क्या होता है, तो आप लोग देखेंगे जितने भी बाइक वाहन होती है, जैसे मोटरसाइकिल हो गया, ट्रक हो गया, बस हो गया, तो ड्राइवर के जो बगल में लगा होता है शीशा पीछे देखने के लिए, उसी को बोलते हैं साइड। और मिरर में क्या होता है, दर्पण, पीछे
पीछे की वस्तुओं को देखने के लिए उसमें जैसे मोटरसाइकिल हो गया, तो मोटरसाइकिल में देखिए दो शीशा लगा होता है, ठीक है ना। ये कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण। उसका उपयोग कहाँ किया जाता है? ये पीछे देखने के लिए, पीछे से वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। यहाँ समझिए कि उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। अब यहाँ से प्रश्न आता है कि उत्तल दर्पण का ही उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है? यहाँ देखो, तो उत्तल दर्पण का उपयोग कर रहा है साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है? तो यहाँ समझिए हमारा उत्तल दर्पण, जैसे बाइक का शीशा आप लोग देखे होंगे, ये बाइक की क्या हो गया? शीशा। ये कौन सा दर्पण हो गया? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण हो गया, ठीक है ना। ये बाइक हो गया, ये बाइक का जो शीशा लगा होता है, ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या होता है कि इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। अब यहाँ से प्रश्न आएगा कि उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है? अपने उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है क्योंकि इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। क्या होता है? दृष्टि क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, और जो पीछे से आने वाली वस्तु होगा ना, इस पीछे से आने वाली वस्तु का प्रतिबिंब आसानी से बना लेगा। क्या करेगा? आसानी से बना लेगा। एक साथ कई प्रतिबिंब बनाता है, एक साथ कई। जैसे हम बाइक से चल रहे हैं, ठीक ना, पीछे से अगर ट्रक आ गया तो उसका भी फोटो बन जाएगा, इसमें दिखा देगा हाँ पीछे से ट्रक अला। अगर कोई मोटरसाइकिल से आ रहा है बाइक से, तो भी उसका फोटो इसमें दिखा देगा। अगर कोई साइकिल से व्यक्ति आ रहा है तो उसका भी फोटो बन जाएगा, ये ट्रक का बन गया, ये व्यक्ति का बन गया। और कोई पैदल उसमें कोई आदमी है उसका भी आ गया। अब रोड के किनारे जो साइड में क्या होता है, जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है ना, ये पेड़ पौधे हो गए, ठीक है ना, तो उसका भी इसमें प्रतिबिंब बन जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग क्या करते हैं? साइड मिरर के रूप में किया जाता है। तो इसको लिखेंगे कैसे? तो उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है क्योंकि इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। पीछे से आने वाली वस्तुओं का प्रतिबिंब वास्तविक काल्पनिक सीधा और वस्तु से बहुत ही वस्तु से बहुत ही छोटा और एक साथ कई प्रतिबिंब में बन जाता है, जिसे हम आसानी से देख सकते हैं। इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। ये प्रश्न आपसे यहाँ से पूछा जाता है। अब आते हैं कि चिन्ह परिपाटी क्या है। इसके बाद से हम लोग का चिन्ह खत्म होगा कि चिन्ह परिपाटी। यहाँ देखो, चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी क्या है, ये टॉपिक हो गया कि चिन्ह परिपाटी। अब यहाँ से ये हो जाएगा, ये चिन्ह परिपाटी क्या है? तो आपतित किरण, अब इधर चलते हैं ना, तो ये ऊपर वाले जो दूरी होगी ये धनात्मक होगी, धनात्मक होता है। और ये नीचे जो होता है ये क्या होता है? ऋणात्मक होता है। धनात्मक में तो समझते हैं, यानी ये माइनस में होता है, ये प्लस में होता है। इधर चलेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? धनात्मक होगा। धनात्मक का मतलब कि ये प्लस, और इधर क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। ऋणात्मक का मतलब होता है क्या? माइनस, माइनस में। तो यहाँ से देखते ये वाला इधर से मेरे लिए क्या हो जाएगा? धनात्मक का आपतित किरण की दिशा में, आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक होती है और इसके विपरीत दिशा में मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है। ये हमारा क्या हो गया? अक्ष होता है। इसको क्या बोलते हैं? अक्ष। तो अक्ष के ऊपर मापी गई दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। अक्ष के नीचे मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है। चिन्ह परिपाटी क्या होगा? यहां से लिखेंगे कि चिन्ह परिपाटी के अनुसार, यानी चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी के अनुसार आपतित, आपतित किरण, आपतित किरण की दिशा, किरण की दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक, धनात्मक होती है, होती है, जबकि, जबकि इसके विपरीत, विपरीत दिशा में मापी गई दूरी, मापी गई दूरी ऋणात्मक, ऋणात्मक होती है। अब यहां देखिए,
तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार क्या होता है कि आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक होती है, इसके विपरीत दिशा में मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है। सेकंड क्या हो जाएगा कि अक्ष के ऊपर, क्या अक्ष, तो अक्ष के ऊपर मापी गई दूरी धनात्मक तथा अक्ष की नीचे मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है। बस यहां से हो जाएगा। ये प्रश्न पूछ रहे हैं, ये आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक होती है, ठीक है, और इसके विपरीत दिशा में मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है, ठीक है। अब आता है कि अक्ष के ऊपर, यानी अक्ष के ऊपर मापी गई दूरी धनात्मक होती है और अक्ष के नीचे मापेंगे तो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। एक कहता है कि आवर्धन, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना, ये भी आई है, ठीक है ना, जिसे होता है कि आवर्धन आपसे पूछा जाएगा कि आवर्धन क्या है, ठीक है। 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है कि आवर्धन क्या है, इसकी बात नहीं कि आवर्धन किसे कहते हैं। जैसे कि वस्तु की ऊंचाई, आवर्धन क्या है, वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई के प्रतिबिंब की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। अब यहाँ देखिए, वस्तु की ऊंचाई या प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, ठीक है ना। अब आता है कि m बराबर माइनस भी बाई यू, ये फॉर्मूला जो होता है ये आपसे पूछा जाएगा, या एक होता है कि m बराबर h डैश बटा h, इन प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। क्या, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन याद हो गया, इसे कहते हैं। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। m बराबर माइनस भी बाई यू या m बराबर h डैश बटा h, इस पे आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनेगा। अब आता है कि एक प्रश्न आपको इंपॉर्टेंट, ये हो गया दर्पण सूत्र, ठीक है ना। ये वीवीआई प्रश्न है, ये आपसे पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में, निम्नलिखित में कौन दर्पण सूत्र है या दर्पण सूत्र को लिखे, क्या लिखे, दर्पण सूत्र आपसे पूछा जाएगा, ठीक है ना। दर्पण सूत्र, तो दर्पण सूत्र होता है कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/, ये क्या हो जाएगा, दर्पण सूत्र हो जाएगा। अब ये भी क्या होता है, यानी वस्तु की दूरी, क्या होता है, भी किसको बोलते हैं, वस्तु की दूरी, ध्रुव से, कहां से, ध्रुव से हो जाएगा। तो भी इंडिकेट किसको करेगा, वस्तु की दूरी को करेगा, यू गलत हो गया, भी क्या करेगा, प्रतिबिंब की दूरी ना, क्या आ जाएगा, ये ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, यू क्या करेगा, ये यू जो करेगा ये क्या हो जाएगा, ध्रुव, ये ध्रुव से, ये ध्रुव से कितना, वस्तु की दूरी, ये वस्तु की दूरी बताएगा। एफ जो हो जाएगा ये फोकस दूरी, क्या हो जाएगा, फोकस दूरी। तो इससे प्रश्न आपसे, इस पे न्यूमेरिकल प्रश्न बनेंगे, ठीक है ना। ये एग्जाम में भी पूछा जाता है, या ऑब्जेक्टिव में या सब्जेक्टिव में पूछा कि दर्पण सूत्र को लिखे। तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/a। अब v क्या होता है, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, u क्या होता है, ध्रुव से वस्तु की दूरी, और f क्या होता है, फोकस दूरी। अब एक कहता है ये अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, यहाँ देखिए ये अवतल दर्पण, ये अवतल दर्पण,
क्या हो जाएगा, चिन्ह परिपाटी के अनुसार। इसमें चिन्ह परिपाटी के अनुसार ये अवतल दर्पण में क्या होता है कि भी यू एफ तीनों माइनस होता है। भी का मान भी माइनस, यू का मान भी माइनस, और एफ का मान भी क्या होता है, माइनस होता है। अब अवतल में और उत्तल में ये सभी प्रश्न आपको याद रखना होगा। ये चिन्ह, ये सभी न्यूमेरिकल बनाने में काम करेंगे, ठीक है ना। आप देखिए तो उत्तल दर्पण में क्या हो जाएगा, ये उत्तल दर्पण में ये भी यू एफ, यू माइनस होता है, बाकी सब क्या होता है, प्लस होता है। एफ भी प्लस, भी प्लस होगा, यू क्या हो जाएगा, माइनस। अवतल दर्पण में तीनों माइनस हो जाएगा, उत्तल दर्पण में केवल यू माइनस होगा, ये दोनों प्लस होगा। ये चिन्ह को आपको याद रखना होगा। ये न्यूमेरिकल प्रश्न जितने बनेंगे तो इसमें कुछ यूज होगा इसका, ठीक है ना। तो ये आज के सेशन में हमारा पहला चैप्टर फिजिक्स का कंप्लीट हुआ। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा पसंद आया होगा। जब पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये चैप्टर हम लोग का खत्म हुआ। फिर मिलते हैं इसमें ऑब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल प्रश्न के साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय।